Hello everyone. So just like in cardiovascular system, you study in great detail about ECG. On the similar note, in neuromedicine, EEG plays a very important role. So आज हम फिजियोलॉजी के रिस्पेक्ट में वो कैसे इंपॉर्टेंट है और कितना हमें याद रखना है उसकी वेव्स उसके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं EEG से। यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। तो बेसिकली EEG होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल आपको ECG जैसा याद रखना है। इट इज बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। अब जैसे आप ECG में देखते थे कैसे अलग अलग हमारे लीड्स होते हैं और कहाँ हम उनको प्लेस करके रिकॉर्ड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सो वैसे ये भी रिकॉर्ड होता है। दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस होती है ऑन द स्कैल्प एंड वी कनेक्ट देम विद अ सुटेबल एम्पलीफायर टू अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सो दीज आर ऑल अबाउट टेक्निकल डिटेल्स। व्हाट यू जस्ट नीड टू नो इज हम इलेक्ट्रोड स्कैल्प पे रख के कर सकते हैं। सो बेसिकली उसी को थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके समझते हैं। बाइपोलर मेथड होती है और यूनिपोलर मेथड होती है। सो बाइपोलर मेथड में जो रिकॉर्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो बाइपोलर, सो दोनों जो कॉर्टिकल दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो कॉर्टिकल सरफेस पर रहेंगी, जैसे कि फ्रंटल पे हो गई और टेम्पोरल पे हो गई, ठीक है, जो भी आपको मेजर करना है। यूनिपोलर में क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड आपकी कॉर्टिकल रहेगी और एक कोई दूसरी रहेगी जो कि कॉर्टेक्स से दूर कोई साइड पे प्लेस्ड होगी, जैसे कि आपका ईयर लोब। सो ये आपकी बाइपोलर यूनिपोलर EEG की मेथड्स हो गई। अब हम ये इतना से ही हमें जानना है टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। हम शुरू करते हैं इसकी वेव्स के बारे में। तो वेव्स आप अगर पढ़ेंगे तो दे आर बेसिकली अरेंज्ड एज अल्फा बीटा, है ना, डेल्टा थीटा, पर मैंने उसको अरेंज किया है किस रिस्पेक्ट से मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप आगे से गोल्डन रूल एक याद रखिएगा हमेशा कि अगर लोअर फ्रीक्वेंसी की वेव है तो लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कम है, रिस्पॉन्स कम आ रहा है, तो पेशेंट आराम कर रहा है, मतलब स्लीप की टेंडेंसी है। और जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो अराउजल बढ़ेगा और फोकस बढ़ेगा, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। तो आप मुझे बताइए पहली वेव कौन सी है, ठीक है। तो बेसिकली ये पहली वेव जिससे हम शुरू कर रहे हैं, दिस इज योर डेल्टा वेव। ये मैंने ऑर्डर अरेंज किया है अपने हिसाब से, आप चाहे तो वैसे भी याद रख सकते हैं, बट ये याद रखने में आपको आसानी होगी। कैसे? डेल्टा वेव में बेसिकली फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, 0.5 से 4, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 20 to 200। बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड काफी लार्ज होता है। ये कहां पे प्रोमिनेंट होती है? अब प्रोमिनेंट आपको कैसे याद रखना है? आप बेसिकली ऐसे याद रख सकते हैं कि जब आप प्रोमिनेंसी देखेंगे तो आप जब स्लीप से मतलब लो फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं तो आप आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, ऑक्सीपिटो टेम्पोरल पेराइटल फ्रंटल, मतलब आप एक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डेल्टा वेव है तो आप इसमें ऑक्सीपिटो टेम्पोरल रीजन याद रखेंगे, ठीक है। अब फीचर्स क्या है डेल्टा वेव के? मैंने आपसे कहा जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी स्लीप, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो काफी कम है, तो बेसिकली ये डीप स्लीप होगा, ठीक है। और एक क्लिनिकल अगेन लीजन, बेसिकली अगर आपको किसी पेशेंट में जागी हुई कंडीशंस में ये दिख रही है, सो इट मींस दैट इट इज ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज। ओके, इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। अब ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी वेव की। बहुत आसान है, आपको हर वेव में बस फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, किन रीजन से ओरिजिनेट हुई या प्रोमिनेंट है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, यही याद रखना है बस। फिर हम बात करते हैं इस वेव की। तो ये वेव कौन सी है आप मुझे बताएं जरा। तो बेसिकली ये वेव है हमारी थीटा वेव। थीटा वेव को हम मेमोरी वेव भी कहते हैं। क्यों, वो मैं बताता हूं। तो थीटा वेव की फ्रीक्वेंसी हुई 4 to 8। जहां आपने पिछली बार छोड़ा 0.5 to 4, वहीं से उठाओ 4 to 8, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगेन 200 से कम है, ठीक है। प्रोमिनेंट मैंने आपसे कहा थोड़ा पीछे से आगे आइए, तो वहां पे ऑक्सीपिटो टेम्पोरल, यहाँ पे पेराइटल टेम्पोरल, ठीक है। चिल्ड्रन में, अगर हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में देखें तो ये बेसिकली हिप्पोकैम्पस में होता है। तो हिप्पोकैम्पस में होता है और आपको बहुत अच्छे से नींद में भी पता होना चाहिए कि हिप्पोकैम्पस इज ऑल रिलेटेड टू मेमोरी। सो मेमोरी वेव कहना गलत हुआ क्या? नहीं, ठीक है। सो ये थीटा वेव हुई। अब इसके फीचर्स क्या है? चिल्ड्रन में यदि मैंने बात करी तो मॉडरेट स्लीप, हम देख रहे हैं ये बहुत डीप स्लीप थी, तो आप थोड़ा सा उससे आगे आए तो मॉडरेट स्लीप, ओके। मॉडरेट स्लीप। अडल्ट्स में मेडिटेशन, मेडिटेशन इज अगेन अ रिलैक्स्ड कंडीशन, है ना, डीप रिलैक्सेशन। और कई बार एक्सेस डिप्रेशन जब होता है उस स्टेट में भी हमें थीटा वेव, मेमोरी वेव दिखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट थीटा वेव। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस वेव को पकड़ेंगे। व्हाट इज दिस वेव? दिस इज योर अल्फा वेव, ओके। सो अल्फा वेव में क्या होगा? वही फ्रीक्वेंसी 4 to 8 पे छोड़ी, 8 to 13, ओके। एम्पलीट्यूड 50 to 100। इज दैट कूल? नाउ अब मैंने आपसे अगेन कहा आपको ऑक्सीपिटल को रख के पेराइटो को करना है इस बार, ठीक है। सो अगेन आप आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ पे पेराइटो ऑक्सीपिटल रीजन आएगा
और जो इसके फीचर्स हैं ये बेसिकली अल्फा वेव आपको पता होगी, ये बेसिकली हम जो डे ड्रीमिंग कह लें, वॉन्डरिंग माइंड कह लें, है ना, क्लास में बच्चा कहीं और ही खो जाता है, तो दैट इज ऑल अबाउट अल्फा वेव कि आप अवेक हैं, रिलैक्स्ड है, पर आपकी आईज क्लोज्ड है, बट यू आर नॉट स्लीपिंग, क्योंकि स्लीप से तो हम बाहर आ गए ना, डेल्टा वेव से हम बाहर आना शुरू कर दिए, तो अवेक बट रिलैक्स्ड विद आईज क्लोज इज योर अल्फा वेव। नाउ लास्ट वेव, अब आप खुद ही फ्रीक्वेंसी देख के समझ जाओगे, डिफरेंस देखिए अल्फा में और बीटा में, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो कितनी बड़ी है, कहां पे छोड़ा था 13 पे, 13 से लेके 30 कर दीजिए, ठीक है, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और 5 to 10, ठीक है। प्रोमिनेंट कहां पे, एकदम आगे आ चुके हैं आप, फ्रंटल रीजन से एकदम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट होगी फ्रंटल रीजन्स में। इसका फीचर्स क्या होगा कि आपकी आईज भी ओपन है और आप अटेंशन और वेकफुल स्टेट में है, एंड आई होप इस समय आप इसी स्टेट में हो, ठीक है। सो दिस इज योर बीटा वेव, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस। एंड फर्दर अगर मैं आपसे कहूं ये कौन सी वेव है, ये बेसिकली और ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा अटेंशन, तो ये अगेन गामा वेव कहलाती है, तो इसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको इस लेवल पे अभी क्या याद रखना है, चारों वेव उनका इस ऑर्डर से याद रखें तो भी बेटर है, ठीक है, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, ओके, एंड आखिरी में गामा। सो आपको ईईजी समझ में आ गई। अब बात करते हैं ईईजी की थोड़ी सी टेक्निकल और, कि सोर्स कहां से हो रहा है ईईजी का। बेसिकली जो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ कॉर्टिकल ग्रे मैटर हमने देखा था, ठीक है, तो सुपरफिशियल लेयर में जो डिस्चार्ज सेल बॉडी है वो बार बार डिस्चार्ज करे जा रही है, तो जैसे आपको पता था सेम ईसीजी से लिंक करते चलिए, उसमें आप हार्ट की एक्टिविटी कैसे देखते थे, तो वो सारी चीजें यहीं पे आएगी, ठीक है। अब ईईजी क्यों होता है, बेसिकली ग्रेडेड पोटेंशियल्स होते हैं, मैंने रिसेप्टर पोटेंशियल, रिसेप्टर जब पढ़ाया था तो आपको ग्रेडेड पोटेंशियल बताया था क्या होता है, तो बेसिकली वो सारे जो समेशन कर देता है, समेटेड पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होते हैं ब्रेन न्यूरॉन का, तो उनका जो समेटेड हमें मिलता है, बेसिकली डिस्चार्जिंग हुई, हर ने अपने लेवल पे डिस्चार्जिंग करी, उसको समाप्त करा, समेट करा, उसका फिर जो आया वो ईईजी के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। अब पोटेंशियल चेंजेस क्यों देखने को मिले, रही बात, तो पोटेंशियल चेंजेस इसलिए देखने को मिले क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आपका फिजिक्स याद करें तो बेसिकली जो डायपोल्स बनते हैं इसमें भी, यहाँ पे भी डेंड्राइट और जो सेल बॉडी है वो एक डायपोल का रिलेशन निभाती है। सो जो करंट फ्लो होता है वो डायपोल्स में, फ्लक्चुएटिंग डायपोल्स में करंट फ्लो होता है, और वो जो करंट हमारा डायपोल बना ड्यू टू डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडीज, उसके कारण हमें पोटेंशियल चेंजेस रिकॉर्ड होते हैं। इज दैट कूल? नाउ इवोक्ड कॉर्टिकल पोटेंशियल एक टर्म होता है, ये बेसिकली छोटे छोटे टर्म है जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। सो इवोक्ड कॉर्टिकल पोटेंशियल मतलब इवोक किया हुआ कॉर्टिकल पोटेंशियल, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इवेंट को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टिमुलेट होने के बाद, तो उसको कहते हैं आप ईसीपी। इज दैट ओके? अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस। हमने ईईजी पढ़ा, क्यों ईसीजी की कितनी सारी इंपॉर्टेंस आपको पता है, तो ईईजी की क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी तो उसको आप लोकलाइज कर सकते हैं, जैसे सबड्यूरल हिमेटोमा हो गया या फ्लूइड कलेक्शन हो गया कॉर्टेक्स के वहां। सो अब इस कारण से क्या होगा, जो एक्टिविटी है वो इस एरिया की कम हो जाएगी, और लीजन अगर कुछ होगा तो उधर की ईईजी वेव्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट की, मैंने आपको बताया था यूनिपोलर बायपोलर कैसे आप मेजर करते हैं, तो वो इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा हाई डिटेल का टॉपिक है, इसे बाद में देखेंगे बेसिकली। और डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी में भी यही होता है, एपिलेप्सी और सीजर्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सीजर्स इज बेसिकली योर एक्सेसिव डिस्चार्ज, बट जब 2 या 2 से ज्यादा एपिसोड होते हैं और कोई कॉज पता नहीं लग पाता तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। सो बेसिकली ये जो चीजें हैं इनसे काफी हाई वोल्टेज वेव्स जनरेट होती है ईईजी में, और 2 मिनट के लिए उन्हें हम देखते हैं। सो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। एक जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर की बात कर रहा हूं और एक एब्सेंस सीजर्स की। अभी ये क्या होते हैं, दिस इज मोर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड योर मेडिसिन। अभी व्हाट यू नीड टू नो इज दैट देयर इज अ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ जनरल सीजर। सो इसमें क्या होता है कि जो आपके क्लिनिकल फीचर्स हैं ये आप लॉजिकली याद रखिए, जो आप यूजुअली एसोसिएट करते हैं सीजर से, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा सारी मसल का, टीथ्स की क्लेंचिंग होगी, और स्पॉन्टेनियस डेफिकेशन यूरिनेशन हो जाएगा। तो दिस इज योर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। तो अगर आप इस पेशेंट की ईईजी कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो टोनिक क्लोनिक, तो जो टोनिक फेज है उसमें हाई वोल्टेज एक्टिविटी है, क्लोनिक फेज में स्लो वेव्स है, और वेव आने के पहले स्पाइक आती है। तो स्लो वेव्स प्रीसीडेड बाय अ स्पाइक एट द टाइम ऑफ क्लोनिक जर्क, ठीक है। और फिर जैसे ही पेशेंट रिकवर होना शुरू होता है तो भी कुछ टाइम तक स्लो वेव्स मिलती हैं हमें, ठीक है। तो ये एक हो गया जीटीसीएस, और दूसरा होता है एब्सेंस सीजर्स, ठीक है, पेटेट माल सीजर्स भी कहते हैं इसको। बेसिकली ये सब चीजें अभी आप बस थोड़ा सा याद रखिए कि काफी डिटेल टॉपिक है।
तो एब्सेंस सीजर्स क्या होता है कि एब्सेंस सीजर्स में जो एपिलेप्सी आती है वो जैसे बच्चे होते हैं स्कूल में जो एकदम से ऐसे खो जाते हैं, क्लास में देख रहे हैं वो बट दे डोंट स्पीक एनीथिंग एंड देयर इज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड टीचर सोचते हैं कि वो सुन नहीं रहे हैं या ऐसे थोड़ा सा उनका मेंटल रिटार्डेशन है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो वो गिरते हैं, ना तो उनका मेंटल रिटार्डेशन है, ना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। सो दिस इज योर एब्सेंस सीजर्स। ये कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट करता है, फिर बच्चा एकदम ठीक हो जाता है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक ईईजी फाइंडिंग आप याद रखते हैं वो होती है 3% डबलेट्स, ठीक है, और डबलेट्स होगा और उसमें एक डबलेट में आपको क्या मिलेगा, वेव और स्पाइक। सो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, फिर आगे डिटेल में फार्मैक और उसमें हम सीजर्स एपिलेप्सी को देखते हैं और उनका ट्रीटमेंट। सो इन दिस व्हाट ऑल यू नीड टू नो, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन कैसे जनरेट हुई, टाइप्स ऑफ वेव्स जो कि आपको शायद बहुत अच्छे से याद होंगी कहाँ क्यों दिख रही है, फिर उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, और देन लास्ट कीप लर्निंग। और कोई भी प्लेलिस्ट बची हो तो जरूर देख लें। और क्वेश्चन की बारी। सो क्वेश्चन का आंसर असेसमेंट कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिए, विच ईईजी व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन एब्सेंस सीजर्स। तो काफी आसानी से आपको पता है वो साइन। सो अगेन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।